जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद इल्लार्स में स्वागत है। तो फिर से आज हम लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का दूसरा वीडियो लेकर के हम लोग आए हैं। दूसरे वीडियो में दूसरा टॉपिक आवेश का गुणधर्म। इससे पहले जो हम लोग पढ़ाई किए आवेश के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ आवेश था। तो आज चलते हैं कि आवेश का गुणधर्म, आवेश का गुण क्या है। ये भी आपको बोर्ड की एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछता है कि आवेश की किन्हीं 2 गुणों को लिखे या आवेश के गुणों को लिखे। तो आवेश के गुण में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा शानदार होने वाला है। तो आप लोग अपने कलम कॉपी लेकर के मेरे साथ तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेश का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला क्या है कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है। समान आवेश का मतलब एक प्लस हो दूसरा भी प्लस हो, चाहे एक माइनस हो दूसरा भी माइनस हो। तो मतलब सेम चार्ज एक प्लस दोनों क्या कर सकता है, एक दूसरे को विकर्षित कर सकता है, आकर्षण नहीं। तो यहीं पर है कि प्लस प्लस माइनस माइनस, तो चाहे दोनों प्लस रहे चाहे दोनों माइनस रहे, तब भी क्या होगा, विकर्षण होगा। तो इसलिए समान आवेश हमेशा एक दूसरे को विकर्षित करता है। ठीक है, इसका जीता जागता हम एग्जांपल कभी कभी पढ़ाई के टाइम में दे देते हैं कि कभी लड़का लड़का कभी भी आकर्षण नहीं हो सकता है, और लड़की लड़की में कभी भी अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। वहीं एक खूबसूरत लड़की हो और एक लड़का हो तो तुरंत वहां आकर्षण आ जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि लड़का एक पॉजिटिव चार्ज है, लड़की एक नेगेटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, आकर्षण करने लगते हैं। इस टॉपिक से भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए विपरीत आवेश, यहीं पर समझ में, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। एक प्लस हो एक माइनस हो, एक लड़का हो एक लड़की हो, एक लड़की हो एक लड़का हो, दोनों में क्या हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करती है, वो आकर्षित करती है। ठीक है, तो विपरीत आवेश में क्या, जस्ट उल्टा होना चाहिए, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। चलिए तीसरा देखते हैं। किसी पिंड में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीज योग के बराबर होता है। किसी पिंड में, पिंड का मतलब समझते हैं कि ये एक पिंड है, प्लस क्यू मेरा क्या है, एक पिंड है। इसमें टोटल चार्ज मेरा प्लस क्यू है, तो इसमें प्लस क्यू है। अब इसके अंदर में जो चार्ज है Q1 माइनस Q2 Q3 Q4, तो इन टोटल जो सम होगा वो किसके, प्लस क्यू के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ Q1 प्लस या माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बराबर Q। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि हो जाने के कारण हम लोग कह देते हैं कि किसी पिंड में टोटल चार्ज जो होगा और जो उसमें जो उपस्थित टोटल चार्ज होगा, सभी का योग किसके बराबर होगा, कुल चार्ज के ही बराबर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। अगला देखिए, विराम अवस्था में आवेश इज टू गतिशील अवस्था में आवेश। आवेश पर यह फर्क नहीं पड़ता है कि वस्तु गति में है कि विराम में है। चाहे विराम में रहेंगे जो आवेश जितना रहेगा, और चाहे जो गति में रहेंगे, जितना आवेश गति में होगा उतना ही आवेश विराम अवस्था में रहेंगे। तो आवेश पर यह फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी वस्तु गति में है या कौन सी वस्तु विराम में है। यदि गति में भी पहले विराम में जितना आवेश रहेगा और जितना आवेश मोशन में रहेगा, यहां से जितना आवेश विराम में रहेगा उतना ही आवेश किसमें रहेगा, ये मोशन में, ये कंजर्व रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यदि कोई वस्तु गति में आ गया तो उसकी आवेश बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए पांचवा है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये ऐसे ही पूछता है कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत को लिखे, तो इसको भी जैसे हम लिखे हो वैसे नोट भी करना है। क्या कह रहा है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल स्थानांतरण किया जा सकता है। केवल क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण हम लोग कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण। आवेश को ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते हैं, सिर्फ एक दूसरे वस्तु में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। एक दूसरे वस्तु में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम लोग पैदा नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि आवेश का जो संरक्षण सिद्धांत है, मेन है, कहने का मतलब यही है कि आवेश को ना हम पैदा कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं, सिर्फ एक दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आपका आवेश का सिद्धांत था। जो छठा है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कहीं लिखा हुआ भी आता है कि आवेश का क्वांटमीकरण, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, चाहे क्वांटमीकरण रहे चाहे
क्वांटीकरण रहे, बात बराबर ही है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है समझिए, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आप समझिए इस चीज को क्या समझना है कि किसी वस्तु पर जो आवेश रहेगा, किसी वस्तु पर क्या रहेगा, आवेश रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश रहेगा उसी के मल्टीपल में होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो इसी के मल्टीपल में, तो इसको मल्टीपल कीजिए तो 32 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब इसी के मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज रहेगा उसी के गुणज में ही किसी पर क्या हो सकता है, आवेश हो सकता है, चार्ज हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में आवेश हो जाए, फ्रैक्शन में आवेश किसी पर नहीं रहेगा, इसके मल्टीपल में ही रहेगा, फ्रैक्शन में आवेश नहीं रहेगा। तो किसी, ये आवेश का क्वांटिफिकेशन है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश रहेगा, किसी वस्तु पर जो आवेश चार्ज जो उपस्थित रहेगा वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के जो मल्टीपल के ही रूप में रहेगा, गुणज के रूप में रहेगा। तो यहीं से Q बराबर क्या आता है, प्लस माइनस Ne। Q बराबर क्या गया, यहाँ से प्लस माइनस Ne, Q बराबर प्लस माइनस Ne। और E क्या है, E पे चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और N क्या है, N एक पूर्णांक संख्या है। N कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या बोले तो -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए आवेश एक अदिश राशि, इसमें नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको हमने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर समझिएगा इसको कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। आवेश कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है आवेश। और दूसरा पॉइंट कर रहा है कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो वस्तु कितने भी स्पीड में जाए, किसी भी चाल में रहे, तो आवेश पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही कह रहा है कि आवेश पर वेग या चाल भी यहाँ लिख सकते हैं, वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कोई वस्तु धनावेशित हो, अब देखिए किसी वस्तु को हम धनावेशित कर रहे हैं तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, वो कमी हो जाएगा। क्यों कमी हो जाएगा, क्योंकि हमने उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसी को दे रहे हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलना वो पॉजिटिव होगा, धनावेशित होगा, और धनावेशित होगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसकी द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्यों कमी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन में भी द्रव्यमान होता है जो बहुत नेग्लिजिबल मास होता है, लेकिन कुछ ना कुछ मास होता है। अब देखिए कोई वस्तु धनावेशित हो तो उस पर द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव ये पूछता है कि यदि किसी वस्तु को धनावेशित किया जाए तो उसकी द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, या फिर कांस्टेंट रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको तुरंत दिमाग में धनावेशित आ जाए तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। और ऋणावेशित हो जाए, ऋणावेशित हो गया तो मतलब जब कब कोई वस्तु ऋणावेशित कब होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब वो वस्तु क्या होता है, ऋणावेशित होता है। अब ऋणावेशित हो जाने के बाद द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, वो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। तो इन सारी पॉइंट को नोट कीजिए। तब इससे आगे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेने के बाद तब फिर हम लोग कूलम्ब्स के नियम को भी समझते हैं। इसको नोट कीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन आ गया हम लोग का क्या, कि किसी धातु के गोले को एक कूलम्ब आवेश से धनावेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या करा है कि कोई धातु का गोला था, समझिएगा यहाँ पर कोई धातु का गोला था, ठीक है। अब इसमें से हमने एक कूलम्ब आवेश क्या कर दिए, निकाल लिए, एक कूलम्ब आवेश क्या कर दिया, निकाल लिए। तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, एक कूलम्ब धनावेशित किए हैं, एक कूलम्ब निकाले हैं। तो अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए होंगे उसके बारे में समझना है। चलिए क्वेश्चन में दिया क्या है पहले समझिए, उस चीज को समझना है। दिया है Q बराबर कितना कूलम्ब है, एक कूलम्ब है, ठीक है, धनावेशित कर रहे हैं। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बाबू, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा n की मान हमको निकालना है, n = वाट। वही कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया जाए, इसके बारे में तो नहीं मालूम, n निकालना है इसका मतलब। चलिए चूंकि हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े हैं क्या कि Q बराबर Ne, Q बराबर कितना Ne। यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस लेके नहीं चलेंगे, क्यों, क्योंकि धनावेशित करने के लिए बोला है, धनावेशित बोले हैं तो धनावेशित बोलना है तो इसको प्लस लेकर चलना है। देखिए Q का मान कितना है, Q का मान 1 कूलम्ब = n, n तो हमको निकालना है,
और n इंटू ई का ई पर चार्ज 1.67 10 पर पावर माइनस 19, ठीक है। तो n यहाँ से निकल के कितना जाएगा, n इज इक्वल टू 1 बाई, इसको डिवाइडेड में लाएंगे तो 1.67 10 पर पावर माइनस 19। इसको यदि सोल्व किया जाए, इसको यदि सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है कितना, 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इतना इलेक्ट्रॉन होगा। यदि एक कूलाम किसी वस्तु को धनावेशित करना हो तो हमको इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, 6.25 गुना 10 पर पावर 18। इसको आप याद भी रख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सीधे ऐसे ही पूछता है कि यदि किसी वस्तु को एक कूलाम धनावेशित किया जाए, ऋणावेशित किया जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन निष्कासित करना होगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन की निष्कासित करना होगा, 6.25 गुना 10 पर पावर 18, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 85 इसमें गुलाम ने दो स्थिर, एक पॉइंट यहां आया क्या कि स्थिर के लिए, रेस्ट चार्ज के लिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। कि दो स्थिर बिंदु आवेश मोशन में नहीं होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, तो रेस्ट में होना चाहिए दोनों बिंदु आवेश। तो इसी के संबंध में जो कार्य करता है, इसी के बीच में जो बल लगता है, तो इसके संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था, इसी नियम को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। अच्छा, इस नियम के अनुसार क्या करा है कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, देखिए क्या करा है, यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वैध कर्मानुपाती होता है। देखिए दो चीज कहा यहाँ, एक गुणनफल कहा है, दूसरा क्या कहा है इसमें से, वैध कर्मानुपाती। कैसे होता है समझते हैं। यदि दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, समझते हैं थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल टर्म में, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। इसकी बीच की दूरी जो है वो R है, इसकी बीच की दूरी कितनी है, R है असली। और कह रहा है कि ये दोनों बिंदु आवेश होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। इन पॉइंट चार्ज की ही वजह से कूलाम का नियम इस पर वैलिड है। यदि पॉइंट चार्ज नहीं है तो कूलाम के कितना भी बड़ा से बड़ा चार्ज आ जाए, हम लोग उसको क्या मान लेंगे, एक पॉइंट चार्ज मान लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें जो बल लगता है, दोनों एक दूसरे को, अभी मान लें कि दोनों सेम प्रकृति का है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ये इस दिशा में करेगा, ये इस दिशा में लगाएगा, ये Q1 उसको उधर ढकेलेगा और ये Q2 इसको इधर ढकेलेगा, क्योंकि हमने अभी दोनों को सेम चार्ज मान के चल रहे हैं। तो Q1 और Q2, ठीक है। और ये इसको, इसकी वजह से बल लग रहा है इधर की ओर और इसकी वजह से बल लग रहा है इसकी, क्यों, क्योंकि इस पे दोनों जो आवेश जो है, दोनों एक दूसरे को सेम बल से क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। इसमें न्यूटन का थर्ड नियम फॉलो करता है, ठीक है, कि क्रिया प्रति जितना हमने क्रिया की, जितना हमने बल लगाया उतना ही बल वो किस पर लगा रहा है, हम पर लगा रहा है। तो आपको न्यूटन का ये थर्ड नियम का ये फॉलो करता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहला नियम में कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या कह रहा है कि दोनों आवेश, कहा किया, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, मतलब कि Q1 इंटू Q2 डायरेक्टली समानुपाती होता है। अगला कह रहा है क्या कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, उसकी उनके बीच की दूरी के वर्ग के वैध कर्मानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के वैध कर्मानुपाती होता है। इन दोनों को यदि मिला लिया जाए तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या निकल के आता है, यहाँ से एक k आता है, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं, k Q1 Q2/r स्क्वायर। और k का वैल्यू सभी को मालूम होगा, k का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। यहाँ से ये आपका ये निकल के आ जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए इसको कि F बराबर k Q1 Q2/r स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। चलिए अब इसको समझ लिए हैं, तो लेकिन यहीं से k का जो वैल्यू होता है, k का वैल्यू समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ हम लिख देते हैं। k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, क्या होता है ये आपका, इसका हो जाएगा आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कह लीजिए या फिर k कह लीजिए, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए इसको और डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं
निर्वात की विद्युतशीलता, किसकी? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की यह विद्युतशीलता, निर्वात की यह विद्युतशीलता, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको और समझते हैं अच्छे से, इसको नोट कीजिए। चलिए इसको नोट करने के बाद और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इस पर। देखिए हमने क्या लिए हैं कि 1/4πε0, 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, समझिएगा। एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, इस चीज को समझिए। एप्सिलॉन का मान कितना आ जाएगा, यदि इसको किया जाए तो 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से कोई यदि सोल्व किया जाए, एप्सिलॉन नॉट को निकाल लिया जाए तो 1/4π इंटू 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपका बटे में आ जाएगा। देखिए एप्सिलॉन नॉट इसको यदि सोल्व किया जाए तो ये वैल्यू निकलता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 -12। देखिए अब इसको ऊपर ऊपर किया जाए तो कितना आ जाएगा, न्यूटन माइनस मीटर पर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ये प्लस में आ जाएगा। ये आपका किसका वैल्यू आया, आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आ गया कि 8.85 गुना 10⁻⁻12 पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। यहाँ से फिर आगे इसको समझते हैं कि इसकी मात्रक क्या होगी। इसकी मात्रक हमने तो निकाल चुके हैं, वहीं पर है, बस इसकी मात्रक क्या होगी देखिएगा। एप्सिलॉन नॉट की मात्रक, ये सब चीज याद रखिएगा, ये सब चीज पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता का मात्रक क्या है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की मात्रक समझिएगा। एप्सिलॉन नॉट की मात्रक जो है, एप्सिलॉन नॉट की मात्रक, एप्सिलॉन नॉट की मात्रक समझिए। यहां से क्या निकल के आएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एक आ जाएगा कितना, न्यूटन माइनस मीटर पर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, न्यूटन माइनस या न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, इसको बोलते हैं। या फिर एक मात्रक होता क्या है कि एप्सिलॉन नॉट की जो मात्रक होगी, जब हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो उस समय ये वाला मात्रक आ जाएगा कितना, फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर। यहाँ पर एफ क्या है, एफ यहाँ पर आपका एफ है फैराडे, एफ फॉर फोर्स नहीं, एफ फॉर फैराडे, इसको फैराडे याद रखिएगा। ये भी एक मात्रक होता है, दोनों मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट की मात्रक भी हो गया कितना, न्यूटन माइनस मीटर पर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, या फिर एप्सिलॉन नॉट की जो मात्रक होगी फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर। चलिए अब समझते हैं क्या कि एप्सिलॉन नॉट की विमा, विमा को भी समझ लेते हैं, डायमेंशन फार्मूला इसका एप्सिलॉन नॉट का। देखिए तो F बराबर कितना, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसकी जगह K की जगह ये लिख सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू यही है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं K, ताकि हम लोग को जल्दी दिमाग में याद हो जाए। तो एप्सिलॉन नॉट का हमको विमा निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आया जाए तो 1/4π F को यहाँ F इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। चलिए इसको समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद अब देखिए कि एप्सिलॉन नॉट की जो विमा क्या हो जाएगी, विमा एप्सिलॉन नॉट जिसकी विमा निकालना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालिए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर ब्रैकेट वाले। और जब विमा निकालते हैं तो किसी भी कांस्टेंट की विमा नहीं होता है, तो 1/4π की विमा नहीं होगी, 1/4π की विमा नहीं होगी। तो एफ का फोर्स का क्या होता है, फोर्स का आपको याद होना चाहिए, MLT-2, MLT-2 ये विमा होता है, इंटू क्यू का हमने निकाल चुके हैं आवेश, आवेश का क्या होता है AT, आवेश का क्या होता है AT, डबल क्यू है तो 80 इंटू 80 ये इंटू में आर क्या दूरी है, तो दूरी क्या लंबाई का L स्क्वायर। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जो विमा आ जाएगा वो आपका कितना, M देखिए M तो और कहीं नहीं है, ठीक है, M ऊपर, इसको यदि ऊपर भेजेंगे तो -1 आ जाएगा। देखिए L यहाँ है, एक यहाँ है L, एक यहाँ, दो L यहाँ, तो L स्क्वायर और L, तो L क्यूब, इसको ऊपर भेजेंगे तो -L क्यूब आ जाएगा। अब देखिए T यहाँ क्या है, T इंटू टी स्क्वायर, T -2 यहाँ है, -2 को ऊपर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा +2, -2 को यदि ऊपर भेजा जाए तो T -2 को T पर पावर -2 को ऊपर भेजेंगे तो T +2 हो जाएगा, और T +2 पहले ऊपर में पहले से ही है, तो T पर पावर 4 A इंटू A स्क्वायर
ये आपको किसका एप्सिलॉन नॉट की विमा आया, निर्वात की विद्युतशीलता की ये जो विमा आया। ठीक है, इसमें कोई खास नहीं है, बस इसको कैलकुलेशन कीजिएगा एक बार, अपने आप में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका कूलाम का नियम आपको ये समाप्त होता है। अब फिर अगले हम लोग टॉपिक में लेकर चलेंगे विद्युत क्षेत्र, जो उसको भी बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।